सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। अ डेथ अनफोरटोल्ड इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है शिंजो अबे की हत्या पे जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर जिनको सड़क पे गोली मार के किसी ने असैसिनेट कर दिया। अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल है। शुरू करेंगे उसी अंदाज में। ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को साथ में लेके चलना है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, ज़रूर से इनको आंसर करना। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। पहले सब चीज़ें सीखो, फिर इनको एक ट्राई दो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है अ डेथ अनफोरटोल्ड, एक ऐसी मौत जो अनफोरटोल्ड थी। अब ये क्या होता है भाई अनफोरटोल्ड? वर्ड को याद मत करो, इसको ब्रेक कर दो। फोर मतलब पहले से, इन एडवांस। अन का मतलब है नहीं और टोल्ड का मतलब है बताया हुआ। ऐसी चीज़ जिसके बारे में पहले कोई अंदेशा ना हो, जिसके बारे में कोई बात कभी ना हुई हो, जो टोटली अनएक्सपेक्टेड या अनप्रेडिक्टेड हो, वो कहलाती है अनफोरटोल्ड। तो कह रहा है एक ऐसी डेथ है जो अनफोरटोल्ड थी, जिसके बारे में किसी को अंदेशा नहीं था। अब इस वर्ड को अपने दिमाग में बिठा लेना। लॉकडाउन्स भी अनफोरटोल्ड हैं, ये जो पेंडेमिक आई है ये भी अनफोरटोल्ड है, जिसकी किसी को आशा ना हो, एक्सपेक्टेशंस ना हो, अनफोरटोल्ड। बात हो रही है ऑन असैसिनेशन ऑफ शिंजो अबे, शिंजो अबे के हत्याकांड की। असैसिनेशन का मतलब होता है एक हाई प्रोफाइल मर्डर, किसी बड़ी हस्ती का। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ पे आते हैं, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द असैसिनेशन ऑफ शिंजो अबे कुड हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द जापानीज साइकी। कह रहे जो असैसिनेशन है, जो हत्याकांड है शिंजो अबे नाम के इस राजनेता का, जापान के एक्स पीएम का, कह रहे ये असैसिनेशन है ना, अपने आप में रख सकता है। देखिए कुड बता रहा है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को, हैव बता रहा है किसी चीज़ को रखना। तो कह रहे इस असैसिनेशन में फ्यूचर में हो सकते हैं बहुत लंबी तक जाने वाले, फार रीच करने वाले कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि नतीजे। अच्छा किन के लिए भाई कॉन्सिक्वेंसेज? किन के लिए? जापान की साइकी के लिए, जापान के लोगों की मनस्थिति के लिए, साइकोलॉजी के लिए। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे शिंजो अबे हत्याकांड की वजह से जापान के लोगों का सोचने का तरीका भी बदल जाएगा, उनकी साइकी में कॉन्सिक्वेंसेस जरूर हमें दिखाई देंगे। सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, थोड़े से वर्ड्स आप देख रहे हो बड़े बड़े, लेकिन बहुत ईजी है। असैसिनेशन सब्जेक्ट है, कुड हैव इसकी वर्ब है। कुड यहाँ पे फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को बता रहा है जो बहुत कम है। मे, माइट, वुड और कुड चारों फ्यूचर को बताते हैं, लेकिन जिसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो तो मे, थोड़ी कम हो तो माइट, उससे भी कम हो तो वुड और सबसे कम हो तो कुड। तो ये कुड फ्यूचर बता रहा है वीक पॉसिबिलिटी के साथ। साइकी मतलब मनस्थिति, सोचने की क्षमता, देखने की ताकत किसी चीज़ को, इसको साइकोलॉजी भी बोलते हैं। फार रीचिंग हर वो चीज़ है जिसका दूर तक नतीजा निकले। चलिए अब एक काम करते हैं, इस आर्टिकल की सारी वोकैब में नज़र डालते हैं। सारी वोकैब एक साथ पढ़ लोगे तो पढ़ने में आपको इजी होगा आर्टिकल। अच्छा उसी के साथ देखिए एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना और उनको एनालाइज करना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ढंग से, उतना ही अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। रीजन इसका सिंपल सा है, 43,000 मॉक टेस्ट 550 से ज़्यादा एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, खूब तैयारी का मौका आपको मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में आप अवेल कर सकते हैं, 1 साल के लिए 499 में, 3 सालों के लिए 699 के पैकेज में। लेकिन ध्यान रखना ये प्राइसेस पे आपको मिलता है ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। जैसे ही कोड को लगाओगे 499 वाला मिलेगा 375 में, 69 वाला मिलेगा आपको 525 में। टेक्स्ट बुक का लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में। कोड YT10 को लगा के डिस्काउंट लेना ना भूलें। आ जाओ अपनी वोकैब शीट पे। आज के वर्ड्स हैं, देखो फॉरवर्डिंग पे छोड़ा था हमने लास्ट। आज है कॉन्सिक्वेंशियल, इंडेलिबल, डॉक्ट्रिन और केओस। 4 नए वर्ड्स अपने देखने वाले हैं। कॉन्सिक्वेंशियल मैंने आपको बताया जिसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस हो। हर वो चीज़ कॉन्सिक्वेंशियल है जिसके बड़े दूर तक नतीजे निकलेंगे। समझ में आ गई बात? कॉन्सिक्वेंस का मतलब ही नतीजा होता है, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब दूर तक नतीजों वाला। द कंपनी हैड टू सफ़र अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ रेवेन्यू बिकॉज ऑफ राइजिंग कॉम्पिटिशन। कंपनी को एक बहुत दूर तक जाने वाला लॉस सफ़र करना पड़ा, फार रीचिंग या मीनिंगफुल या सिग्निफिकेंट नुकसान को सहना पड़ा अपने रेवेन्यू यानी कि अपनी कमाई में। और किसकी वजह से? बढ़ती हुई कंपटीशन की वजह से, राइजिंग कंपटीशन।
तो पहला वर्ड है आर्टिकल में, आप देख चुके हो उसको। अगले पे आ जाओ, इंडेलिबल। ये एक वन वर्ड है। देखो डिलीट समझते हो ना, डिलीट, डिलीट करना क्या होता है, देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया अभी। इनडेलिबल हर वो चीज़ है जिसको आप डिलीट ना कर पाओ। जैसे कोई आपकी मेमोरी है जो आपके दिमाग में बैठ गई है, अब आप बोलोगे दिस मेमोरी इज़ इनडेलिबल, मैं इसको कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। इसको इरिमूवेबल भी बोलते हैं, इसको लास्टिंग भी बोलते हैं, एंड्यूरिंग या अनफॉरगेटेबल भी बोलते हैं। अनफॉरगेटेबल जिसको भूल ना पाओ, इरिमूवेबल जिसको रिमूव ना कर पाओ, एंड्यूरिंग जो कि बना रहे, लास्टिंग जो कि लंबे वक्त तक बना रहे। आज लास्टिंग नाम का वर्ड आप इसका सिनोनिम आर्टिकल में देखेंगे। द ब्लड हैड लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन हर शर्ट। जो ब्लड था उसने एक ना मिटने वाला इनडेलिबल या लास्टिंग सा मार्क उसकी शर्ट पे, बुशर्ट पे छोड़ दिया। समझ में आ गया? तो लास्टिंग वर्ड आर्टिकल में आएगा। फिर एक वर्ड है डॉक्ट्रिन, बड़ा सिंपल सा वर्ड है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है नियम, कायदा, कानून या प्रिंसिपल। कोई बिलीव हो, कोई, समझ गए ना, आपका कोई जीवन में मूल्य हो, कोई रूल हो, उसको बोलेंगे डॉक्ट्रिन। डेमोक्रेसी इज द अदर नेम ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है वही दूसरा नाम है इस डॉक्ट्रिन का, इस प्रिंसिपल, इस रूल का जो है सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी का, है ना। तो डॉक्ट्रिन को टेनेट, डोगमा, एडिक्ट, प्रिसेप्ट और मैक्सिम भी बोलते हैं। सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, जितने याद कर सको उतने ही अच्छे हैं, सारे इसके सिनोनिम्स हैं। लास्ट वर्ड है केओस। चाओस लिखा जाता है, बोला जाता है केओस। चाओस मत बोलना, केओस। केओस, केओस का मतलब होता है अफरा तफरी, अराजकता, है ना। आप हर तरफ जब कुछ इस तरह से फैला हो ना, मतलब डिसऑर्डर हो, उसको बोलते हैं केओस। जो अभी आप श्रीलंका में देख रहे हो वो है केओस। डिसऑर्डर, पेंडेमोनियम, एनार्की, मेहम, टर्मोइल, हैवोक, अपहीवल, सब इसके सिनोनिम है, इंक्लूडिंग शैम्बल्स। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर द काबुल देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। तालिबान के काबुल को टुक ओवर करने के बाद, कब्जा लेने के बाद में एक वातावरण था, एटमॉस्फेयर था अराजकता का वहाँ की सड़कों पे, वहाँ की गलियों में, स्ट्रीट्स में। तो केओस नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। देखो शिंजो अबे की जो डेथ है ना, इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज जापान को देखने होंगे। अब ये कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? शिंजो अबे बहुत एग्रेसिव पर्सन थे जापान को लेकर के। जापान को एक महाशक्ति की तरह दिखाना चाहते थे दुनिया के सामने। इनके विचार बहुत रेडिकल थे, कुछ लोगों को पसंद नहीं आते थे। लेकिन इनके असैसिनेशन के बाद में हर आदमी के दिमाग में अब शिंजो अबे के विचार गूंजेंगे और आने वाला जापान आप देखोगे बहुत ही एग्रेसिव होगा, सुपर पावर बनने की कोशिश करेगा। आगे बात समझ में? एनालिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, एनालाइज कर रहा है और थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्टिंग भी है, प्रिडिक्ट भी कर रहा है आने वाले फ्यूचर को क्या होने वाला है। ये आज इसकी टोन्स हैं। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को जल्दी से। कह रहा है शिंजो अबे वॉज अ पॉपुलर even if divisive politician who was no stranger to controversies। सबसे पहले इनके कैरेक्टर को बताएगा। कह रहा है शिंजो अबे नाम के जो आदमी थे ना, ये एक बहुत ही पॉपुलर, यहाँ तक कि अगर आप इनको डिवाइसिव भी बोल दो ना, डिवाइसिव का मतलब होता है लड़ाने वाला, लोगों को आपस में बांट देने वाला। कह रहे शिंजो अबे एक बहुत ही पॉपुलर, यहाँ तक कि अगर आप डिवाइसिव भी बोलें, इवन इफ डिवाइसिव पॉलिटिशियन थे, जो कोई भी स्ट्रेंजर नहीं थे, जो बिल्कुल भी अनजान नहीं थे कंट्रोवर्सीज से, तरह तरह की जो विवाद होते हैं उनसे। तो विवाद से इनका गहरा नाता था। ही वॉज नो स्ट्रेंजर टू कंट्रोवर्सीज। आ गया समझ में? शिंजो अबे की वर्ब है वॉज, हु की वर्ब है वॉज। पॉलिटिशियन किसी का सब्जेक्ट नहीं है, वॉज के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। डिवाइसिव मतलब जो सबको डिवाइड करे, जो सबको आपस में बांटे, है ना, एक दूसरे से अलग करे। आगे बढ़ते हैं, इस फ्रेज को देख लेना, टू बी नो स्ट्रेंजर टू कंट्रोवर्सीज, विवादों से गहरा नाता होना, कंट्रोवर्सीज से बिल्कुल भी स्ट्रेंजर ना होना। कह रहा बट ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशलिस्ट लीडर्स ऑफ पोस्ट वॉर जापान। कह रहे लेकिन वो साथ ही साथ दुनिया के, जापान के सबसे कॉन्सिक्वेंशियस लीडर्स में से एक थे, और ऐसा जापान जो वॉर के बाद का है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का है, पोस्ट वॉर, है ना। अब ये कॉन्सिक्वेंशलिस्ट क्या होता है? देखो ऐसा आदमी कॉन्सिक्वेंशलिस्ट होता है जिसकी बात में कॉन्सिक्वेंशलिज्म हो, जिसकी बात फार रीचिंग हो, जिसकी बात जो है दूर तक सुनी जाती हो और बहुत इंपॉर्टेंट हो। समझ में आ गया? कॉन्सिक्वेंशल, फार रीचिंग, वहीं से बना है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। तो ये पोस्ट वॉर जापान के सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट और महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। चलो और आगे बढ़ते हैं। ही की वर्ब वॉज, ही आया शिंजो अबे के लिए। कह रहा सिंस हिज राइज टू पावर इन 2006
Until his tragic assassination last week, he remained a tall presence in Japan's politics, and his views reshaped the country's global profile. कह रहे तब से सिंस जब से वो राइज हुए थे, जब से वो खड़े हुए थे, और कहाँ में, पावर में, जब से वो सत्ता में विराजमान हुए थे, और कब, 2006 के अंदर। कह रहे तब से लेकर के और कब तक भाई, अंटिल लगा के बता रहे, उनके इस दर्द भरे दर्दनाक ट्रेजिक असैसिनेशन तक, इनके मर्डर तक। और ये कब हुआ था, ये हुआ था लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते। कह रहा है इस पूरे पीरियड के दौरान 2006 से 2022 के बीच में, कह रहा है ये बने रहे, रिमेन रहे एक बहुत ही लंबी हस्ती, टॉल प्रेजेंस। देखो टॉल प्रेजेंस का मतलब होता है एक लंबे कद का आदमी जिसका प्रभाव बड़ा लंबे कद का हो, है ना। टॉल प्रेजेंस के आदमी थे, और ये कहाँ थे, जापान की पॉलिटिक्स में। और इनका जो नज़रिया था, जो व्यूज़ थे, जो ख्याल थे, इन्होंने रीशेप किया, इन्होंने नया आकार दिया कंट्री की ग्लोबल प्रोफाइल को, कंट्री के इंटरनेशनल कैरेक्टर को। समझ में आ गया। तो पिछले 20-25 सालों से जापान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी हस्ती थे, और इनके ख्यालों की वजह से जापान को एक नया कैरेक्टर मिला। ही की वर्ब है रिमेंड, व्यूज़ की वर्ब है रीशेप्ड। रीशेप करना, नई शेप में ढालना, रीबिल्ड करना, सब एक ही बातें हैं। पीछे एक ग्रामर कॉन्सेप्ट छूट गया, थोड़ा सा अपने फ्लो बनाते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे, है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने मिस किया है। चलो, कह रहा व्हेन ही बिकेम पीएम फॉर द सेकेंड टाइम इन 2012, जापान्स इकोनॉमी वॉज इन रिसेशन। कह रहे जब वो बिकेम हुए, जब वो बने प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफ़ा, सेकेंड टाइम, सन 2012 में, जापान की इकॉनमी रिसेशन में थी, एक मंदी के दौरान चल रही थी। ही की वर्ब है बिकेम, जापान इकॉनमी की वर्ब है वॉज। कह रहा अ ईयर अर्लियर एन अर्थक्वेक एंड सुनामी हैड रीक्ड हैवॉक किलिंग अप टू 20,000 पीपल। कह रहा इससे बिल्कुल एक साल पहले, अ ईयर अर्लियर, हुआ क्या भाई, जापान की एक अर्थक्वेक और सुनामी ने रीक किया था हैवोक को। देखिए हैवोक, मेहम, समझ गए ना, सारे वर्ड्स आपने एक साथ देखे हैं, अनार्की, मेहम, केओस, हैवोक। हैवोक इन्हीं का सिनोनिम है। तो कह रहा है इससे बिल्कुल एक साल पहले एक अर्थक्वेक ने और उससे निकलने वाली सुनामी ने बहुत ज़्यादा अराजकता को ढहाया था। रीक का मतलब होता है किसी चीज़ को कोज करना, किसी चीज़ को हैपन करवाना। तो इन दोनों ने हैवोक को हैपन करवाया था, और कैसे, मारते हुए, हत्या करते हुए लगभग 20,000 लोगों की। तो ऐसा हुआ था बिल्कुल एक साल पहले। समझ में आ गया। सुनामी और अर्थक्वेक की वर्ब है हैड रीक्ड। हैवोक आप जान गए हैं, अराजकता, शैम्बल्स, एनार्की, मेहम, किलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है, दो काम एक साथ हो रहे हैं। जब सुनामी ने रीक किया था हैवोक को, तब 20,000 लोगों को भी मार रही थी। अब आगे बढ़ने से पहले इस रीक नाम के वर्ड पे नज़र डालो, बड़ा अच्छा वर्ड है। रीक का मतलब होता है कोज या ट्रिगर करना किसी चीज़ को, और ख़ास करके नेगेटिव चीज़ों के साथ ये वर्ड यूज़ होगा, ठीक है, नेगेटिव स्टफ, अच्छी चीज़ों के लिए नहीं, बुरी चीज़ों के लिए। अब रीक वर्ड से साथ कन्फ्यूजन ये है, इसके साथ जैसा मिलता जुलता एक वर्ड है रैक। ये वर्ड क्या है, रैक, और दूसरा वर्ड है रीक। रीक का मतलब मैंने आपको बता दिया, कोज या ट्रिगर समथिंग नेगेटिव। लेकिन रैक का मतलब होता है स्मैश या क्रैश, ठीक है। जैसे आपकी गाड़ी है, पेड़ में जा लगी तो आपने रैक किया अपनी गाड़ी को। जैसे एक प्लेन है, किसी बिल्डिंग में जा लगा तो वो प्लेन ने रैक किया बिल्डिंग को, है ना। बिल्डिंग और प्लेन आपस में रैक हुए हैं। तो ये होता है स्मैश, दे मारना किसी चीज़ में किसी चीज़ को, और ये होता है रीक, किसी चीज़ को ट्रिगर करना है, कोज करना। अब मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ छोटी सी, जहाँ पे कन्फ्यूजन बार बार आपको एग्जाम में मिलती है। ये फ्रेज जो है ना, रीक हैवोक, याद रखना, ये आपको एग्जामिनर देता है रैक हैवोक बना के। बात आ गई समझ में। रीक हैवोक सही फ्रेज है, अराजकता को कॉज करना, लेकिन एग्जामिनर देगा रैक हैवोक, इसका कोई मतलब नहीं होता, तो गलती निकलेगी। यहाँ पे रैक का रीक करना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट्स यूएस रिलायंट फॉरेन एंड पैसिफिस्ट डिफेंस पॉलिसीज फेस्ड अ न्यू चैलेंज विद द रैपिड राइज ऑफ चाइना। कह रहा है इसकी यूएस पे जो रिलायंट और फॉरेन पैसिफिस्ट डिफेंस पॉलिसीज थी, अब ये क्या बोला है भाई, डिफेंस पॉलिसीज मतलब होता है डिफेंस की पॉलिसीज, रक्षा रिलेटेड पॉलिसीज, और पैसिफिस्ट का मतलब होता है जो पीस लविंग हो, जो वॉर से दूर भागता हो। पैसिफिक को डविश भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं इसकी वॉर से दूर भागने वाली नई नई फॉरेन और अमेरिका पे रिलायंट, अमेरिका पे डिपेंडेंट जो डिफेंस पॉलिसीज थी, इन्होंने फेस किया एक नई चुनौती को, और किसके साथ में, तेजी से उभरते हुए चाइना के साथ में, विद द रैपिड राइज ऑफ चाइना। तो ऐसा उस वक्त हो रहा था जब शिंजो अबे पावर में आए।
डिफेंस पॉलिसीज़ की वॉब है फेस्ड, यूएस रिलायंट का मतलब है यूएस पे डिपेंडेंट, जापान पूरी तरीके से यूएस पे डिपेंडेंट रहा है जब से वर्ल्ड वॉर 2 में इसके ऊपर बॉम्ब्स गिराए गए थे, है ना। तो डिपेंडेंट को, रिलायंट को या हिंस्ड को एक दूसरे का सिनोनिम ही माने। पैसिफिस्ट का मतलब होता है जो पीस लविंग हो, जो शांति प्रिय हो, इसको डविश भी बोलते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होता है हॉकिश। ये दो अच्छे पेयर्स हैं इंग्लिश में, एंटोनिम और सिनोनिम के, है ना, एंटोनिम्स के। डविश मतलब शांति प्रिय, हॉकिश मतलब जिसको लड़ाई पसंद हो, जो बेलिजरेंट हो, जो बेलिकोज हो, ठीक है। ये एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के। अब इसको मिलिटेंट भी बोलते हैं, वॉर लविंग भी बोलते हैं हॉकिश को। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में ये पूरा पेयर पूछूंगा आपसे, डविश और हॉकिश क्या क्या होते हैं। कह रहे अबे बिलीव दैट जापान शुड फर्स्ट रीबिल्ड इट्स इकॉनमी इफ़ इट वांटेड टू एड्रेस अदर चैलेंजेस। जो शिंजो अबे थे, इनका ये मानना था कि जापान को पहले रिबिल्ड करना चाहिए, रीशेप करना चाहिए, पुनर्निर्माण करना चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था का, अगर ये चाहता है। और क्या चाहता है? एड्रेस करना दूसरे चैलेंजेस को, दूसरी चुनौतियों को। ऐसा इनका मानना था। अबे की वर्ब है बिलीव्ड, जापान की वर्ब है शुड रीबिल्ड, इट की वर्ब है वांटेड। कह रहा है हिज इकोनॉमिक प्रोग्राम विथ 3 एरोज, मॉनेटरी ईजिंग, हायर फिजिकल स्पेंडिंग एंड लिबरलाइजेशन और एबेनॉमिक्स हेल्प्ड जापान कम आउट ऑफ रिसेशन। कह रहा है उनका जो इकोनॉमिक प्रोग्राम था जिसमें 3 तीर थे, या जिसके 3 पहलू थे, फेसेट थे। और क्या क्या पहलू थे? पहला था मॉनेटरी ईजिंग। ये क्या होता है? जब आपका सेंट्रल बैंक ब्याज की दरों को कम कर दे, इसको बोलते हैं मॉनेटरी ईजिंग, अर्थव्यवस्था में बहुत सारी नकदी को लाना। और दूसरा था हायर फिजिकल स्पेंडिंग। इसका मतलब होता है सरकार खूब खर्चा करे, सड़कें बनाए, ब्रिज बनाए, लोगों को सब्सिडीज दे। और तीसरा होता है लिबरलाइजेशन। इसका मतलब होता है उदारवाद, बाहर से आने वाली कंपनियों को खुला रास्ता मिले इकोनॉमी में आने का, अपना सामान वो बेच सकें। कह रहा है उनका जो इकोनॉमिक प्रोग्राम था ना, जिसके 3 निशान थे, 3 एरोज थे, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और जिसको एबेनॉमिक्स भी बोलते हैं, शिंजो अबे की इकोनॉमिक्स, एबेनॉमिक्स। कह रहा है इस प्रोग्राम ने मदद किया जापान को रिसेशन से बाहर आने में, हेल्प जापान कम आउट ऑफ रिसेशन। सेंटेंस समझ में आ गया? प्रोग्राम की वर्ब है हेल्प्ड। ये बीच में जो आप एम डैश देख रहे हैं, ये 3 एरोज के बारे में बताया गया है, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। एबेनॉमिक्स क्या है? एक ये मतलब एक पॉपुलर वर्ड बन चुका है, शिंजो अबे की इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू एबेनॉमिक्स, है ना, ऐसे बनाया हुआ है। कह रहा है हिज गवर्नमेंट oversaw the post-quake reconstruction, and in foreign policy he adopted a more hawkish line that was unapologetic of Japan's violent imperial past. कह रहा है उनकी गवर्नमेंट ने ओवरसी किया। ओवरसी करना मतलब सुपरवाइज करना, किसी के ऊपर बैठ करके देखना कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मॉनिटर करना। अब ओवरसी की सेकंड फॉर्म है ओवरसॉ। कह रहा है इनकी सरकार ने मॉनिटर किया पोस्ट क्वेक रिकंस्ट्रक्शन को, अर्थ क्वेक के आने के बाद में होने वाले रीबिल्ड को, रिकंस्ट्रक्शन को। और कह रहा है फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने अडॉप्ट किया एक बहुत ही हॉकिश। अब देखो ऊपर देख चुके हो ना हॉकिश, हॉकिश का मतलब होता है बहुत वॉर लविंग हो, तो एक बहुत ही तेज तर्रार सी वॉर लविंग अप्रोच को इन्होंने अडॉप्ट किया, लाइन को अडॉप्ट किया, जो कि अनअपोलोजेटिक थी, जो कि बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी जापान के हिंसा भरे इंपीरियल पास्ट को लेकर के। वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान में जो हिंसा वाला जो उनका इतिहास रहा है। आई बात समझ में? तो एक नए टाइप के लीडर आए थे, ये कहते थे कि जापान को बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए जो जापान ने किया है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार हॉकिश जो थे, वॉर लविंग वाले, जो इनकी लाइन को अडॉप्ट करके बैठे थे। गवर्नमेंट की वर्ब है ओवरसो, ही की वर्ब है अडॉप्टेड, दैट की वर्ब है वॉस। हॉकिश और डविश एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, आपको समझा चुका हूँ। ओवरसी करना मतलब मॉनिटर करना। अपोलोजेटिक का मतलब होता है शर्मिंदा, और जिस भी चीज़ पे शर्मिंदा हो ऑफ लगा के बताओगे, फिक्स प्रपोजिशन आएगी। जैसे आई एम अपोलोजेटिक ऑफ माई एक्शंस, मुझे मेरे एक्शंस पे, हरकतों पे शर्मिंदगी है। लेकिन अगर आप अनअपोलोजेटिक हैं तो आप शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स ऑफ तो तब भी लगाना है जिस भी चीज़ के लिए आप शर्मिंदा नहीं है। ये फिक्स प्रपोजिशंस हैं, इनको जितना देखोगे, दिमाग में बिठाओगे, उतना फ़ायदा मिलेगा मार्क्स को बूस्ट करने में, ठीक है। आगे बढ़े। कह रहा है ही वॉन्टेड टू री राइट कंट्रीज यूएस ड्राफ्टेड पोस्ट वॉर पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ द मिलिट्री टू टेक अ बिगर रोल इन नेशनल सिक्योरिटी। कह रहा है वो ये भी चाहते थे कि वो री राइट करें, फिर से लिखें कंट्री के अमेरिका के द्वारा ड्राफ्ट किए हुए
वॉर के बाद के पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, वॉर के बाद के शांतिप्रिय संविधान को। अच्छा, क्यों करें ऐसा, फिर से क्यों लिखा जाए? इसलिए लिखा जाए कि अलाउ किया जाए वहाँ की मिलिट्री को कि वो एक बड़ा रोल ले, एक बड़ी भूमिका निभाने लगे वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी में। तो यूएस ने जब बम गिराए थे अफगान जो इस पे जापान पे, उसके बाद यूएस ने जापान का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा शांति प्रिय सा रखा। ये शिंजो अबे चाहते थे कि मैं फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाऊं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को नए सिरे से नई ताकत के साथ खड़ा करूं। ही की वो वांटेड। अब अगेन ये डविश पैसिफिस्ट बार बार आ रहा है, समझ जाना है इसको, है ना, क्या इसका मीनिंग है। कह रहा है इन 2013 एज प्राइम मिनिस्टर ही विजिटेड द योशुनकी श्राइन, अ कंट्रोवर्शियल मेमोरियल फॉर जापान्स वॉर डेड इंक्लूडिंग इट्स वॉर क्रिमिनल्स। कह रहे सन 2013 में इन्होंने एक और कारनामा किया, पीएम के तौर पे इन्होंने विजिट किया इस युकुंशी श्राइन को, जो एक कंट्रोवर्शियल मेमोरियल है, जो एक विवादास्पद मेमोरियल है। और किसके लिए? जापान के वॉर डेड के लिए, वो लोग जापान की वॉरों में जो मारे गए थे, जिसमें शामिल हैं इसके वॉर क्रिमिनल्स भी, वो बड़े बड़े हत्यारे जापान के जो वॉर के अंदर मारे गए थे। तो आई बात समझ में? जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बड़ी जातियाँ की थी, खास करके चाइना के साथ में, तो वॉर क्रिमिनल्स बहुत सारे थे। तो ऐसे वॉर क्रिमिनल जो वॉर में बाद में मारे भी गए, तो उनके लिए कंट्रोवर्शियल मेमोरियल भी बनाया गया था। तो पीएम के तौर पे इन्होंने वहाँ जा करके उसको विजिट किया और कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया। ही की वो है विजिटेड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, बार बार इसलिए पूछता हूँ रूल्स आपसे ग्रामर वाले, ताकि आपके दिमाग में बैठे। कितने लोगों को ये पता है कि यहाँ पे हैज़ विजिटेड या हैड विजिटेड लग जाने से सेंटेंस में ग्रामर गलत हो जाती। यहाँ पे यूँ लिख दो ना, ही हैज़ विजिटेड या ही हैड विजिटेड, तो सेंटेंस में ग्रामर गलत हो जाती। कौन सा ग्रामर रूल ऐसा लग गया है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है? कमेंट्स में जाओ, बहुत सारे लोग जो है पोस्ट करेंगे, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो जिन लोगों को नहीं पता। ठीक है, जिनको पता डालना कमेंट्स में। कह रहा है दीज एक्शंस ट्रिगर्ड criticisms in the region, but at home Abe used them to reshape the national security debates। कह रहा इन एक्शंस ने ट्रिगर कर दिया, भड़का दिया क्रिटिसिज्म को इस पूरे रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन अगर घर की बात करें ना, तो अबे ने इन एक्शंस को इस्तेमाल में लिया ताकि वो रीशेप करें, नया आकार दें वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी डिबेट का, अंदरूनी बहस का, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के। एक्शंस की वर्ब है ट्रिगर्ड, अबे की वर्ब है यूज्ड। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इनके जाने के बाद अब क्या क्या होने वाला है। एक ग्रामर रूल ऊपर रह गया था, इसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा अच्छा ग्रामर रूल है। वन के बाद में ऑफ लग गया तो प्लूरल नाउन यूज़ होगा, लेकिन अगर वन को आप एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज़ कर रहे हो ना, तो वन का पजेसिव बनेगा वंस और इसका रिफ्लेक्सिव बनेगा वन सेल्फ। अब आप बोलोगे सर ये बहुत कुछ बोल दिया आपने, मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो ये बातें होती हैं ना, सुनने में बड़ी बड़ी लगती हैं, आप इनको प्रैक्टिकली देखोगे बहुत आसान है समझना। चलो समझ के देखते हैं। शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्तों में से एक है। मान लो मेरे 50 दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त है वो मेरी। ये रूल ये कह रहा है कि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स लिखेंगे फ्रेंड की जगह। अब समझ लो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त हैं, उनमें से वो एक है, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ, इसलिए मुझे फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा। अगर मैं फ्रेंड लिख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या है, वो मेरा एक ही दोस्त है और वही मेरी दोस्त है, तो इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख दो शी इज़ माई फ्रेंड। समझ में आ गई बात? दोस्त ही एक है तो शी इज़ माई फ्रेंड। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे कई सारे दोस्त हैं, उनमें से वो एक दोस्त है, तो फिर कई सारे दोस्त के लिए फ्रेंड्स आपको लिखना पड़ेगा। बस यही रूल है, सिंपल सा रूल। दिस इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये हमारे सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में से एक है। अगेन वन ऑफ आ गया, आवर एडजेक्टिव है, मोस्ट एडवर्ब है, प्रॉफिटेबल एडजेक्टिव है। इस नाउन को जो आपको प्लूरल बनाना होगा, बिजनेस जब कई सारे होंगे उन्हीं में से एक की बात करूंगा, तो वन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेसेस। समझ में आ गया रूल? ये था पहला वाला। अब देखेंगे दूसरा वाला। वन का रिफ्लेक्स, वन का पॉजेसिव बनेगा वंस। वन शुड प्रायोरिटाइज हिज ड्यूटीज बिफोर हिमसेल्फ। वन का मतलब पता है क्या है यहाँ पे? किसी भी इंसान को, तो किसी भी इंसान को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए अपने फ़र्ज को, अपनी ड्यूटीज़ को अपने से भी पहले, बिफोर हिमसेल्फ। तो देखो यहाँ पे वन के लिए हिज यूज़ किया है, ये नहीं कर सकते, आपको लिखना चाहिए वंस ड्यूटीज़। समझ में आ गई बात? वन को जब भी पॉजेसिव फॉर्म में यूज़ करेंगे,
आप लिखेंगे वंस, ना कि हिज या फिर हर। ना तो हिज लिख सकते ना हर लिख सकते। और दूसरा क्या, यहाँ पे जो हिमसेल्फ लिखा है ना, इसके जगह लिखेंगे वन सेल्फ। बस यही दो रूल्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में यूज़ होगा। ये जो दूसरा वाला रूल है ज़रूर से देख लेना, इस पे आपको मेरे ख्याल से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर से मिल जाएगा। अब आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है अबे मे नॉट हैव सक्सीडेड इन रिस्टोरिंग जापान्स इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस while his attempts to rewrite the constitution met with strong opposition from sections of political class and society for whom memories of its past militarism are still afresh। कह रहे अबे हो सकता है कामयाब ना हुए हों, अबे मे नॉट हैव सक्सीडेड, और किस में, रिस्टोर करने में, बहाल करने में जापान के इकोनॉमिक सुपर पावर स्टेटस को, फिर से जापान को सुपर पावर बनाने में। कह रहे जहाँ उनकी जो कोशिशें थी रीराइट करने की, फिर से लिखने की संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, वो मेट विद हुई, वो जा भिड़ी। मेट विद होना सामना करना या जा भिड़ना, उनका सामना हुआ, फेस टू फेस हुई वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन से, कई तबकों से, कई सेक्शन से, वहाँ की पॉलिटिकल क्लास के, राजनीतिक क्लास के और सोसाइटी के। अच्छा कौन सी सोसाइटी, कौन सी राजनीतिक क्लास, कह रहा है ऐसी क्लास जिसके लिए, फॉर हुम, जो यादें हैं, जो मेमोरीज हैं इस जापान के पास्ट के मिलिट्रिज्म की, जापान के पास्ट के वायलेंस की, कह रहा है वो अभी भी अफ्रेश हैं, अभी भी तरो ताज़ा हैं। आ गई बात समझ में? तो हो सकता है इन कामों में वो सक्सीड ना हुए हों, जापान को सुपर पावर भी ना बना पाए हों और अपनी कोशिशों से नया कॉन्स्टिट्यूशन भी ना लिखवा पाए हों, क्योंकि वहाँ पे उनको अपोजिशन मिला वहाँ की पॉलिटिकल क्लास और सोसाइटी से, जो आज भी जापान के पुराने वायलेंस को दिमाग में ताज़ा रख के बैठे हैं। अबे की वर्ब मे नॉट हैव सक्सीडेड, हिज अटेम्प्ट्स की वर्ब है मेट विद, मेमोरीज की वर्ब है आर, अफ्रेश का मतलब है तरोताज़ा, रिस्टोर का मतलब है किसी चीज़ को फिर से बहाल करना, पुरानी शेप में लाना, पुरानी स्टेट में लाना। इसीलिए रिस्टोर को री इंस्टेट भी बोलते हैं। री मतलब फिर से, इन मतलब अंदर, स्टेट मतलब अवस्था, फिर से पुरानी अवस्था में लाना, रिस्टोर या री इंस्टेट करना। ये वर्ड पूरा ऐसे बनेगा, ठीक है, री इंस्टेट। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है बट Abe left a lasting imprint on its security thinking, spending more on defense, breaking the long-held cap of 1%। कह रहे अबे ने लेकिन फिर भी छोड़ दिया एक ऐसी छाप को, एक ऐसे इम्प्रिंट को जो लास्टिंग है, जिसको इनडेलिबल मान सकते हो, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। और किसके, इसकी सिक्योरिटी थिंकिंग पे, जापान की सिक्योरिटी को लेकर के जो सोच है। अब अबे ने ऐसा कैसे किया, अबे ने किया स्पेंड करके, खर्च करके डिफेंस पे, और कैसे, ब्रेक करके लॉन्ग हेल्ड कैप को जो थी 1% की। तो वहाँ पे कैप लगी हुई थी, एक मैक्सिमम लिमिट लगी हुई थी। कैप का मतलब होता है अपर लिमिट, और लॉन्ग हेल्ड का मतलब है जो 85 साल से चल रही थी। तो जीडीपी का 1% का जो कैप था ना, इसको अबे ने ब्रेक करके दिखाया और डिफेंस पे स्पेंड करके दिखाया। अबे की वर्ब है लेफ्ट, लास्टिंग मतलब लंबा चलने वाला, एंड्यूरिंग, इंडेलिबल, अनफॉरगेटेबल, जिसको मिटाया न जा सके। इम्प्रिंट का मतलब होता है इंप्रेशन या छाप। कह रहा है हैविंग रियलाइज्ड द लिमिट्स ऑफ जापान्स पावर इन मीटिंग रीजनल चैलेंजेस, ही एडवोकेटेड अ डीपर रिलेशनशिप विद द यूएस एंड पुश्ड फॉर अ रीजनल रिस्पॉन्स टू चाइनाज राइज। अब देखो स्ट्रक्चर है हैविंग रियलाइज्ड, इसको मैं अभी आपको करवा दूंगा। इसका मतलब ये है कि रियलाइज कर लेने के बाद, एहसास हो लेने के बाद में, और किसका, उन लिमिट्स का, उन सीमाओं का जो थी जापान की ताकतों को लेकर के रीजनल चैलेंजेस को मीट करने में, वहाँ के लोकल चुनौतियों को निपटने में। तो कह रहा है अपनी चुनौतियों को निपटने की क्षमताओं को, उनकी लिमिट्स को रियलाइज़ कर लेने के बाद में, उनका एहसास हो जाने के बाद में। अब क्या हुआ भाई, एहसास करने के बाद में जो अबे नाम का आदमी है ना, इसने एडवोकेट किया, इसने समर्थन किया अमेरिका के साथ में डीपर रिलेशनशिप को, एक और गहरे रिश्ते को, और इसने पुश फॉर किया, इसने दबाव बनाया एक लोकल रिस्पांस का, रीजनल रिस्पांस का, प्रतिक्रिया का, चाइना के राइज को लेके, चाइना के उठाव को लेकर के। आगे बात समझ में? तो इसको समझ में आ गया कि हमारी शक्तियाँ बहुत कम हैं, अमेरिका के साथ हमें अच्छे रिश्ते और अच्छे बनाने होंगे, और चाइना को लोकल लेवल पे जवाब भी देना होगा। ही की वर्ब है एडवोकेटेड, ही की वर्ब है पुश फॉर। एडवोकेट करना मतलब वकालत करना, पुश फॉर करना मतलब किसी चीज़ के लिए जोर जबरदस्ती करना, जिद करना। चलो अब ये स्ट्रक्चर को देख लें फटाफट से। हैविंग रियलाइज्ड क्या होता है,
देखो ये स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी जानते हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन को बताती है। जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक ही वॉज स्टडिंग, इसका मतलब ये है वो पढ़ तो रहा था लेकिन कैसे, गाना सुनते हुए। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ये काम जो है दूसरे काम के साथ में हो रहा है, लिसनिंग और स्टडिंग दोनों एक साथ। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि एक काम करने के बाद में दूसरा काम हो रहा है, तो उसको कैसे बताएंगे? देखो उसको बताएंगे आप पास, उसको बताएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल से। इसकी स्ट्रक्चर होती है हैविंग प्लस में V3। तो इसको कैसे बोलेंगे? हैविंग लिसन टू म्यूजिक ही वॉज स्टडिंग, गाना सुनने के बाद में वो स्टडी कर रहा था। अब इसका मतलब समझ गए ना, पहले वाले केस में गाना सुना जा रहा था पढ़ाई करते हुए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। दूसरे वाले केस में गाना सुना जा चुका था, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये परफेक्ट हो गया। और पार्टिसिपल इसलिए क्योंकि ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म से अभी भी शुरू हो रहा है। अब आपको याद क्या रखना है? याद रखना है आपको इसकी पैसिव फॉर्म। देखो कैसे, हैविंग इंजर्ड इन द एक्सीडेंट ही वॉज ब्रॉट टू ए हॉस्पिटल। एक्सीडेंट में इंजर होने के बाद में उसको हॉस्पिटल लाया गया। अब यहाँ पे अपने आप से एक सवाल पूछो, एक्सीडेंट में इंजर कौन हुआ है? देखो यहाँ पे जो स्टडी कर रहा था वो गाना गा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो आदमी है ना, जो हॉस्पिटल लाया गया है, उसने इंजर किया नहीं है किसी को, वो खुद इंजर हुआ है। समझ गए? इसके ऊपर काम हो रहा है, ये करता नहीं है, ये एक्शन का रिसीवर है। तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव फॉर्म में लगाना होगा। तो क्या करेंगे सर, इस परफेक्ट पार्टिसिपल के बीच में बिन लगा दो बस। हैविंग बिन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट ही वॉज ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल। आपको हमेशा चेक करना है सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है या सब्जेक्ट काम को करने वाला है। अगर सब्जेक्ट काम को कर रहा है, सब्जेक्ट गाना सुन रहा है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव में लगाओ, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है तो हैविंग बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको आपको पैसिव में यूज़ करना है। यही आज पास्ट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट पार्टिसिपल का आज के क्विज में यूज़ करेंगे। चलिए, कह रहा है ही वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स of the quad and by the time he left power in 2020 the quad has been revitalized। कह रहा है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स में से, वकालती करने वालों में से एक था, वकीलों में से एक था इस क्वाड नाम के ग्रुप के। और कह रहा है उसके बाद क्या हुआ? कह रहा है जब तक वो पावर को लेफ्ट किए 2020 में, क्वाड जो है रिवाइटलाइज हो चुका था, फिर से जिंदा हो चुका था। तो क्वाड को बनाने और क्वाड को बनने के बाद में जिंदा करने का दोनों काम जो है यही करके गए थे। ही की वर्ब है वॉज, ही की वर्ब है लेफ्ट। क्वाड की वर्ब है हैड बीन रिवाइटलाइज्ड, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में। रिवाइव, रिवाइटलाइज और रिससिटेट, तीनों का मतलब होता है किसी को जिंदा करना फिर से। तीनों वर्ड्स मैं जोड़ रहा हूँ, रिवाइज, रिवाइटलाइज, रिससिटेट, तीनों का मतलब है किसी को जिंदा करना। कह रहा है इन अ कंट्री वेयर टॉक्स अबाउट अ स्ट्रॉन्गर डिफेंस पॉलिसी वर कंसिडर्ड टैबू, अवे मेन स्ट्रीम डिस्कशंस फॉर अ स्ट्रॉन्गर डिफेंस डॉक्ट्रिन एंड इवन कॉल्ड फॉर अ न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट विद द यूएस। कह रहा है एक ऐसी कंट्री में, कहा गया, कह रहा है एक ऐसी कंट्री में जहाँ जो टॉक्स है ना, बातचीत जो है, और किसकी, ज़्यादा मजबूत डिफेंस पॉलिसी की। कह रहा है ऐसी टॉक्स को माना जाता था टैबू। टैबू का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिससे सब बचें, जिससे सब कतराएं। जैसे इंडिया में सेक्स टॉक्स होती हैं, टैबू होती है, सेक्स एजुकेशन टैबू है। आप बात करोगे हर आदमी आपको घूर के देखेगा। तो कह रहे एक ऐसी कंट्री जापान जहाँ पे स्ट्रॉन्गर डिफेंस पॉलिसी पे सब घूर के देखते थे, उसको टैबू मानते थे। अबे नाम के इस पॉलिटिशियन ने मेन स्ट्रीम कर दिया, इसको मुख्य धारा में ले आए, वो बातचीत में ले आए। और किसको? इन डिस्कशंस को, जो थी एक स्ट्रॉन्गर डिफेंस डॉक्ट्रिन की, ज़्यादा मजबूत सुरक्षा के एक प्रिंसिपल की। और यहाँ तक कि इन्होंने कॉल फॉर किया, डिमांड की एक न्यूक्लियर पावर शेयरिंग एग्रीमेंट की अमेरिका के साथ, यूएस के साथ। तो ये इस तरह के आदमी थे। ये बोलते थे डिफेंस को मजबूत करना है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी अमेरिका से अगर मंगाने पड़े तो भी उसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। टॉक की वर्ब है वर कंसीडर्ड, अबे की वर्ब है मेन स्ट्रीम्ड। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है रूल, प्रिंसिपल, रूब्रिक, एडिक्ट, है ना। चलिए, कह रहा है ही रिमेन्ड एन इन्फ्लुएंशियल फिगर इन नेशनल पॉलिटिक्स। तो कह रहा है वो बने रहे एक बहुत ही इन्फ्लुएंस वाले हस्ती वहाँ की राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के अंदर। हिज असैसिनेशन कुड हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द जापान साइकी। अब ये सेंटेंस ऊपर पढ़ चुके हो। उनका जो हत्याकांड है ना, इसके हो सकते हैं ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे नतीजे जापान की साइकी पे, जापान के सोचने के तरीके पे। साइकी मतलब आपका व्यू पॉइंट, आपकी साइकोलॉजी। कह रहा है गन वायलेंस
and political assassinations may have been rare in contemporary Japan, but it was not so during the pre-war period. अब कह रहे जो शिंजो अबे के साथ हुआ है, ये जो गन वायलेंस है, कोई भी आदमी गन लेके आ जाए वायलेंस करने लगे, कह रहा है ऐसी गन वायलेंस और पॉलिटिकल असैसिनेशन जो है ना, ये हो सकता है रहे हों, मे हैव बिन, और क्या रहे हों, रेयर रहे हों, बहुत ही कम रहे हों। रेयर का मतलब आप जानते हैं ना, बहुत ही कम होता है जो, तो रेयर रहे हों आजकल की जापान में, कंटेम्प्रेरी जापान में, कह रहे लेकिन ये ऐसा नहीं थे प्री वॉर पीरियड के अंदर जापान के। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये चीज़ें आम होती थी, आजकल आप सुन रहे हो पहली बार, लेकिन पहले ये हो चुकी हैं। इन दोनों की वर्ब है मे हैव बिन, इट की वर्ब है वॉस। कंटेम्प्रेरी मतलब हाल का, प्रेजेंट टाइम से बिलोंग करने वाला। कह रहे नो जापानीज पॉलिटिशियंस वुड लाइक दैट केओस टू बी बैक। कह रहे कोई भी जापानी जो पॉलिटिशियन है नहीं चाहेगा कि ये जो केओस है, ये जो अराजकता है, ये वापस आए, इसकी फिर से रिटर्न हो। पॉलिटिशियन की वर्ब है वुड लाइक, केओस आप जानते हैं अराजकता, मेहम, अनार्की, टर्मोइल, हैवोक, है ना, अफरा तफरी को बोलते हैं केओस। तो जो पहले होता था ना, वॉर से पहले गोलियां चल जाती थी, गन वायलेंस होती थी, जो अब शिंजो के टाइम फिर से हो रही है, कोई नहीं चाहता है ये वायलेंस फिर से वापस आए। कह द लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज should not only bring the facts about the assassination to the public, but also make sure that such tragic events do not take place. कह रहे वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को, वहाँ की पुलिस को, वहाँ की फौजों को ना केवल ब्रिंग करना चाहिए, लाना चाहिए सभी तथ्यों को, फैक्ट्स को, इस असैसिनेशन से जुड़े, इस हत्याकांड से जुड़े पब्लिक के सामने, टू द पब्लिक। ब्रिंग समथिंग टू द पब्लिक का मतलब ये है किसी चीज़ को सबके सामने लाना। तो कह रहे हैं ना केवल इनको सबके सामने लाना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ इनको मेक श्योर करना चाहिए, इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए दैट वो ये कि ऐसी बुरी घटनाएं, ट्रेजिक इवेंट्स टेक प्लेस नहीं करते हैं, फिर से अकर या हैपन नहीं होते हैं। तो दोनों ही काम इनको करने चाहिए। अथॉरिटीज़ की वर्ब है शुड ब्रिंग, दूसरी वर्ब है मेक श्योर। नॉट ओनली बट ऑल्सो से दोनों वर्ब जुड़ी हुई हैं। नॉट ओनली के बाद में भी वर्ब आएगी, तो बट ऑल्सो के बाद में भी वर्ब आएगी। ये दोनों ऐसे ही चलते हैं, इसके बाद में नाउन तो इसके बाद में नाउन, इसके बाद में एडजेक्टिव तो इसके बाद में एडजेक्टिव, है ना। इवेंट्स की वर्ब है डू नॉट टेक प्लेस। चलिए ये रैपअप करेंगे आज के सेशन को, फटाफट से क्विज पे बढ़ते हैं। शेयर ज़रूर देना क्लास को, लाइक ज़रूर करना। 2 लाख का परिवार अपने बनने वाले हैं बहुत जल्दी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, समवन हु प्रोपोगेट्स वॉर, ऐसा आदमी जो वॉर को प्रोपोगेट करे, एडवोकेट करे। प्रोपोगेट और एडवोकेट एक ही बात है, तो आई थिंक सबको आता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में आंसर डाल रहा हूँ, अपना पहले अटैम्प्ट करो, फिर कमेंट से चेक कर लेना। सेकंड के अंदर आपसे पूछा है परफेक्ट पार्टिसिपल की सही फॉर्म क्या होगी, पैसिव या एक्टिव, जो भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है। पहले तो चेक कर लो कौन सा पार्टिसिपल चाहिए, एक्टिव या पैसिव, फिर सही उसकी फॉर्म निकाल लो। थर्ड में आपसे पूछा रीक और रैक नाम के वर्ड में क्या फ़र्क होता है, हैवोक नाम के इस नाउन के साथ में कैसे कौन सा वर्ड यूज़ होगा। तो हिंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, आंसर भी निकाल के रखें कमेंट्स में, अपना आंसर निकालो पहले, फिर कमेंट से मैच करना। यहाँ पे आपको 2 एरर्स मिलेंगी इस वन नाम के प्रोनाउन से जुड़ी हुई, ठीक है ना। तो वन वाला किस्सा आप कर चुके हो, अच्छे से जानते हो। चलिए सब आंसर्स कमेंट्स में रखे हुए हैं, फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करो, मेरे आंसर से अपने मैच करो, आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात होगी कल की वीडियो में, कल की क्लास में। कोर्सेज अवेलेबल हैं सारे के सारे, एसएससी, बैंकिंग और राइटिंग स्किल्स। कोई भी कोर्स की नीड हो, ऐप पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, कोर्सेज को बाय करो। अच्छा कोई क्वेरी होती है कोर्सेज से रिलेटेड, ये नंबर्स हैं, इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम से बात हो जाएगी। अंटिल देन साइनिंग आउट।